Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we're gonna talk about a basic program that you can write in the 8051। तो वो प्रोग्राम क्या है? ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है। तो बेसिक प्रोग्राम क्या है कि write a program for 8051 to transfer letter B serially मतलब यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन की बात हो रही है एट 1200 बॉड रेट, मतलब 1200 बॉड रेट पे मुझे कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है? बी को ट्रांसफ़र करना है। मतलब क्या होगा, मतलब एक्चुअल होगा क्या कि मेरा ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो यहाँ से RxD पिन से डेटा ट्रांसफ़र होगा एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, और ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसके ऊपर मुझे बी कंटिन्यूस मिलेगा। मतलब पहले बी मिला, फिर बी आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, ऐसे कंटिन्यूसली मुझे बी मिलता रहेगा। और वो उसका बॉड रेट कितना फिक्स किया है? 1200 फिक्स किया है। तो इसके ऊपर मुझे प्रोग्राम लिखना है कि इसके ऊपर मैं प्रोग्राम कैसे लिख सकता हूँ। तो अभी मैं प्रोग्राम लिखने का स्टार्ट करता हूँ। तो पहला अपना स्टैंडर्ड है, प्रोग्राम लिखने से पहले क्या कर देने का, ORG0000 हैक्स, इतना तो लिख ही देने का प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन के लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी जब हम यूज़ करते हैं वेरिएबल बॉड रेट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूजुअली हम कौन से मोड को यूज़ कर रहे हैं? मोड 1 को ही यूज़ कर रहे हैं। तो मोड 1 मैंने ऑलरेडी इसके आगे के वीडियो में बताया कि मोड 1 क्या है। तो मोड 1 जो अपना है 8 बिट मोड है, उसका वेरिएबल बॉड रेट सपोर्ट करता है, मतलब डिफरेंट बॉड रेट के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो मोड 1 को। तो जो वेरिएबल बॉड रेट है उसको हम कहाँ से सेट करेंगे? टाइमर से सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइमर वन है उसका यूज़ मैं बॉड रेट को सिलेक्ट करने के लिए करूँगा। तो यहाँ पर मुझे टाइमर में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं टाइमर में क्या डालता हूँ? टी मोड जो कि अपना टाइमर का रजिस्टर है, उसमें क्या मैंने डाला है? 20 हैक्स। ओके, तो ये मैंने डाला क्यों और ये 20 हैक्स आया क्यों? ये आपको अभी मन में क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। मन में तो सब कुछ आता है, दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो टी मोड रजिस्टर है। टी मोड रजिस्टर में क्या रहता है? टी मोड रजिस्टर में एक अपना गेट रहता है, उसके बाद C/T बार मतलब काउंटर है या टाइमर है, उसका सिलेक्शन रहता है M1 M0 ऐसा रहता है। सेम चीज़ रहता है, गेट C/T बार M1 एंड M0 ऐसा रहता है, बराबर। तो जो C है वो अपना काउंटर है और जो T है वो अपना टाइमर है। तो यूजुअली हम टी बार मतलब इन्वर्स हुआ, तो इसको हम 0 रखते हैं। कब 0 रखते हैं? जब मुझे टाइमर चाहिए तब। तो यहाँ पर मैं टाइमर 1 का यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो ये 4 बीट है वो टाइमर 0 के लिए असाइन है। ये ऑलरेडी मेरे आगे के वीडियो जो आप देख रहे होगे कि आपको पता होगा कि ये टी मोड रजिस्टर है, उसमें जो ये बीट में ये बीट रहता है, और ये जो 4 है वो टाइमर 0 के लिए असाइन है, और ये जो है वो टाइमर 1 के लिए असाइन है। तो यूजुअली हम यहाँ पर टाइमर 1 का यूज़ करते हैं इसके कारण। और जो भी हम यूज़ करते हैं यूजुअली टाइमर 1 यूज़ करते हैं मोड 2 में। अभी ये दो मोड अलग है, ये मोड 1 अलग है। ये मोड 1 सीरियल कम्युनिकेशन का मोड है। ये मोड जो 8 बिट वेरिएबल बॉड रेट वाला है वो सीरियल कम्युनिकेशन का मोड है जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है। उसमें यूज़ करेंगे हम टाइमर 1 को। टाइमर 1 क्या करेगा? मेरा वेरिएबल बॉड रेट को सिलेक्ट करने में मदद करेगा टाइमर 1। तो टाइमर भी जो वर्क करेगा वो भी कुछ मोड में वर्क करेगा। तो आपको पता होगा कि उसके लिए भी डिफरेंट मोड रहते थे। जब आप टाइमर देखते हो तो M1 और M0 ये जो बीट है उसमें मैं 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसा कुछ डाल सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ डालूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा जो कि मुझे मोड 0 मिलेगा। ये मेरा टाइमर वाले मोड है, और ये मेरा सीरियल कम्युनिकेशन वाला मोड 1, मोड 2 और मोड 3। तो ये मोड के रिस्पेक्ट में मेरा कुछ फंक्शंस होगा कि मोड 0 क्यों? तो मोड 0 अपना 13 बिट मोड है। मोड 1 क्या है? मोड 1 अपना 16 बिट है। ये 16 बिट 13 बिट आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका सिंपल स्पेसिफिकेशन, ये 8 बिट ऑटो रीलोड है। 8 बिट ऑटो रीलोड हम इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, 8 बिट ऑटो रीलोड का यूज़ करेंगे। तो अभी आपको ये मन में दिमाग में ऐसा ठान ही लेना है, और यूजुअली हम ऐसा ही करते हैं। ठान लेने का ऐसा नहीं, आप कोई भी मोड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम टाइमर 1 को मोड 2 में ही यूज़ करते हैं। मतलब टाइमर 1 ये इतना, और उसको मोड 2 मतलब ये
तो 1 और 0 मतलब M1 में 1 जाएगा, M0 में 0 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। ये तो यह तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि मैं टाइमर 0 का तो यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं टाइमर 1 का यूज़ कर रहा हूँ। अभी टाइमर 1 में मैं 4 मोड सिलेक्ट कर सकता हूँ बाई यूज़ ऑफ M1 एंड M0। तो मैं तो यूजुअली जो कम्युनिकेशन रहता है ये मोड 2 के ऊपर ही रहता है पूरा सीरियल कम्युनिकेशन में, और आपको इसका ही यूज़ करना रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये मैं यूज़ करता हूँ, तो उसका सिलेक्शन ये 1 और 0 से होता है, तो 1 और 0 हो गया। तो अभी ये आप इसको क्या बोलते हो, ये 8421 में 8421 वाली मेथड लगाओ तो यहाँ पर ये 0 4 भी 0 2 1 है, मतलब 2 मिला। सेम यहाँ पर 8421 तो सभी 0 मतलब 0 मिला, मतलब 20 मिला, 20 है जो कि मैंने ऐड किया है यहाँ पर टी मोड में। तो ऐसे मेरा टी मोड का सिलेक्शन हुआ। टी मोड ने मुझे क्या बताया, ये क्या दिखा रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है कि मेरा टाइमर 1 है जो कि मोड 2 में ऑपरेट हो रहा है। ओके, और अभी हम आगे जाएंगे। ये आपको खाली ये दिखा रहा है, ये खाली फंक्शन इतना सिलेक्ट किया कि टाइमर 1 मोड 2। अभी बॉड रेट का तो कुछ आएगा ही नहीं। अभी हम मोड में क्या डालते हैं कि जो मोड 2 रहता है उसमें क्या रहता है, मोड 2 में TL रहता है, TLX टाइमर में दो TL और TH, TLX और TL और TX ऐसे रजिस्टर रहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है, हायर और लोअर। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या रहता है, दोनों 8 बिट है, मतलब टोटल 16 बिट का टाइमर हुआ, लेकिन ये 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है। तो जो मोड 2 में क्या रहता है, मोड 2 में 8 बिट ऑटो रीलोड होता है। 8 बिट ऑटो रीलोड मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में एक्सप्लेन किया। ऑटो रीलोड का मतलब क्या है कि 0 से मेरा टाइमर स्टार्ट होगा, FFH होगा, FFH होने के बाद वो अगेन 00H हो जाएगा। तो मतलब FFH से जब 00H होगा तब वो ओवरफ्लो हुआ मतलब TF1 फ्लैग, एक फ्लैग रहता है जो कि ओवरफ्लो का इंडिकेशन दे रहा है, वो हाई होगा। और तब क्या होगा कि जो TH का डेटा है वो TL में चला जाएगा, TH का जो हायर बिट का डेटा है वो लोअर बिट में चला जाएगा। एक्चुअली हायर बाइट का डेटा लोअर बाइट में चला जाएगा, ऐसा मुझे बोलना पड़ा। तो ये एक 8 बिट ऑटो रिलोड टाइमर का फंक्शन है। तो ये इसमें मुझे TH में ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी कि मेरे बॉड रेट को वो सपोर्ट करेगी और मुझे डिफरेंट बॉड रेट मिल जाएगा। तो उसके लिए एक इक्वेशन था, आपको पता होगा कि एक इक्वेशन था, जो कि मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए बॉड रेट के लिए एक इक्वेशन था। अभी आपको पता है कि मेरा बॉड रेट इतना है, मुझे इतना बॉड रेट चाहिए, तो मेरा बॉड रेट का इक्वेशन था 2s मोड डिवाइड बाई 32 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 12 256 माइनस TH1। तो ये जो TH1 है, वो क्या है, वो हम यहाँ डालेंगे, यहाँ मतलब यहाँ एक्चुअली मैं देखा ही नहीं। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि तो ये जो TH की जो वैल्यू है, जो TH मेरा इसमें जा रहा था जब ओवरफ्लो हो रहा था, तब TH की वैल्यू TL में जा रही थी। जो TH की वैल्यू है वो वैल्यू मेरी यहाँ पर मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ये जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ जाता है TH की जो वैल्यू TL में जाती है उसके रिस्पेक्ट में मेरा टाइमर रोटेट होगा, मतलब टाइमर अप होगा, मतलब 0 0 0 1 0 2 ऐसा काउंट होते चला जाएगा। और मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उस पर रिस्पेक्ट में मेरा बॉड रेट काम करेगा, उसके रिस्पेक्ट में मेरा पूरा बॉड रेट काम करेगा। मतलब मुझे ये वैल्यू TH की वैल्यू ऐसी डालनी है कि मुझे 1200 का बॉड रेट मिले। तो उसके लिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप रट लो। मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन रट लो, क्योंकि इक्वेशन तो रटना ही पड़ेगा, और ये रट लिया तो मतलब सब कुछ आ गया, पूरा सीरियल कम्युनिकेशन के सभी प्रोग्राम आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेथड तो सेम ही है। बॉड रेट आपको चाहिए 1200। एस मोड तो 0 ही रहता है जब तक मैं पीकॉन रजिस्टर को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी आगे भी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर एसकॉन रहता है, तो ये यूजुअली 0 ही रहता है जब तक मैं 1 ना करूँ तब तक। लेकिन मुझे 0 ही रखना है, क्योंकि मुझे बॉड रेट डबल नहीं करना है। बॉड रेट को चेंज करने के लिए मैं इसको 1 करता हूँ, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, आप इसको 0 ही रहने दो। डिवाइड बाई 32 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अपने सीरियल कम्युनिकेशन में इतनी रखते हैं क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन इसके ऊपर सपोर्ट करता है। TH1 मुझे फाइंड करना है। ओके,
तो ये सिंपल लेते जाओ, 2^0 1 1 डिवाइड बाई 32 11.0592 इंटू 10^6 इंटू 12 256 माइनस TH1। जब सिंपल आप इसका कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा कुछ ऐसा आएगा, TH1 232 इन डेसिमल। ये जो TH1 आप इसका पूरा कैलकुलेट करोगे तो 232 मिलेगा, और उसको मैं जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे E8 हैक्स, ये हैक्स मतलब हेक्साडेसिमल डिनोट कर रहा है, E8 मिलेगा। तो मुझे क्या डालने का है, मुझे क्या डालने का है, अभी यहाँ पर आ जाओ, E8 मिला तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी मैं TH में TH1 क्यों, क्योंकि मैं टाइमर 1 का यूज़ कर रहा हूँ, टाइमर 0 का यूज़ कर रहा हूँ, TH0 आएगा, TH1 E8 हैक्स। आगे मैंने यूज़ किया ऐसा, E8 मैंने डाल दिया, आगे मैंने फाइंड किया बाय द फॉर्मूला से जो मैंने फाइंड किया ना अभी, ये वाला E8 जो मिला वो मुझे यहाँ पर TH1 में डाल देना है। यहाँ तक आपको मुझे पता है कि एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम एस्कॉन में कुछ डेटा डालते हैं। एस्कॉन रजिस्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि एस्कॉन रजिस्टर में क्या क्या रहता है। एस्कॉन रजिस्टर में तो एस्कॉन रजिस्टर में SM0 पहला बिट, उसके बाद दूसरा बिट, SM2 REN रिसीव अनेबल, TB8 RB8 TI RI। ओके, ये मेरा एस्कॉन का रजिस्टर है। एस्कॉन रजिस्टर में कुछ ऐसे बीट रहते हैं। अभी SM0 और SM1 का यूज़ क्या करता है, सीरियल मोड को, सीरियल कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब SM0 और SM1 में ऐसे लिखूँ तो ये 0 1 0 1 00 11, तो ये जो डिनोट कर रहा है वो अपना मोड 0 डिनोट कर रहा है, ये जो डिनोट कर रहा है ये मोड 1 डिनोट कर रहा है, ये जो डिनोट कर रहा है वो मोड 2 डिनोट कर रहा है, ये जो डिनोट कर रहा है वो मोड 3 डिनोट कर रहा है। मतलब SM1 और SM2 में डिफरेंट जो वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट में मोड आएगा। ये अपना कौन सा मोड है, ये अपना 8 बिट वाला 8 बिट मोड है, ये भी अपना 8 बिट मोड है। ये आपको मैंने ऑलरेडी आगे समझा लिया होगा कि ये अपना 8 बिट है, ये फिक्स बॉड रेट है, ये वेरिएबल बॉड रेट है, ये अपना 9 बिट मोड है जो कि फिक्स बॉड रेट है, और ये भी 9 बिट, नीचे वाला भी 9 बिट लेकिन उसका वेरिएबल बॉड रेट है, वेरिएबल। तो अभी हमने क्या यूज़ किया है, अपने यही यूज़ करते हैं अपने मोस्ट ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन में, ये फिक्स ही है, यही यूज़ करने का, मोड 1 का ही यूज़ करने का। और टाइमर में मोड 2 का ही यूज़ करने का। यस, ये फिक्स ही है, आप ये याद ही रख लो। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के मोड है। तो मैंने ये 0 1 मतलब यहाँ पर मेरा आएगा वो 0 1 आएगा, इसको मैं यूज़ नहीं करता, 0 रखूँगा, इसको तो हमेशा 1 ही कर ही देने का, तभी मेरा डेटा एक्सटर्नल डिवाइस से रिसीव होगा। आपको एस्कॉन का वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार वीडियो देख लो, ये पूरा समझ आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं, ये 0 0 ही रहेगा, ये तो सब सॉफ्टवेयर के। तो ये मेरा क्या आएगा 8421, तो मतलब 5 आया और ये अपना 0 आया। तो मुझे जो डेटा एस्कॉन में आएगा, इसके बाद जो एस्कॉन में डेटा ऐड करना आएगा वो मेरा 50x आया। 50x क्या डिनोट कर रहा है कि मैंने मोड 1 सिलेक्ट किया है और मेरा रिसीव 1 है, रिसीव अनेबल है, मतलब मैं एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव कर सकता हूँ। तो अभी आपको ये 4 इंस्ट्रक्शन का यूज़ प्रॉपर समझ आ गया होगा। अभी आप चालू करोगे सेट बिट TR1। मैंने टाइमर 1 को चालू कर दिया, मतलब टाइमर 1 1200 बॉड रेट का रिस्पेक्ट में मुझे बॉड रेट देगा अभी। तो अभी उसके लिए क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि कंटिन्यूसली बी को ट्रांसफ़र करते रहना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम डेटा कहाँ डालते हैं, तो बी का डेटा SBUF रजिस्टर में आएगा, क्योंकि SBUF रजिस्टर के थ्रू SBUF में जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा एक्सटर्नल डिवाइस पे। वो यहाँ से ये P3.0 बिट से ट्रांसफ़र होगा एक्सटर्नल डिवाइस। ये मैं पूरा प्रोग्राम आपको ये वीडियो के बाद केल में रन करवा के दिखाऊंगा एट द एंड, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि एक्चुअल सिस्टम में हो क्या रहा है। तो अभी के लिए याद रखो कि SBUF में मुझे डेटा डालना है, क्योंकि मैं ऐसे डेटा डालूँगा, ये मेरा B जो है वो उसकी ASCII वैल्यू SBUF में जाएगी और वो मेरे ट्रांसफ़र होगी टू एक्सटर्नल डिवाइस और मुझे एक्सटर्नल डिवाइस में B मिलेगा। ओके, तो मुझे ये कब तक करते रहना है, जंप इफ़ नॉट बीट सेट TI देन L1। ओके, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन मैंने क्यों डिनोट किया, क्योंकि जब डेटा एक बार ट्रांसफ़र हो रहा है, एक बी मेरा यहाँ था, वो एक बी ट्रांसफ़र हो गया, फिर ऐसा समझो कि मुझे दूसरा ए ट्रांसफ़र करना है। ये तो कंटिन्यूस में बी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा समझो कि मुझे ए ट्रांसफ़र करना है। तो ये बी ट्रांसफ़र होगा,
उसके बाद ए ट्रांसफ़र होगा और मुझे यहाँ पर ए मिलेगा। ओके, पहले बी ट्रांसफ़र हुआ, फिर ए ट्रांसफ़र हुआ। तो एक्सटर्नल डिवाइस को और माइक्रो कंट्रोलर को पता कैसे चलेगा कि मेरा बी ट्रांसफ़र हो चुका है और अभी ए ट्रांसफ़र करना है? मतलब जब पहले कैसा था कि मुझे खाली बी ट्रांसफ़र करना है तो बी को मैंने एस बफ में डाला था। अभी मुझे ए ट्रांसफ़र करना है तो मुझे एस बफ में ए भी डालना पड़ेगा। तो जब मैं एस बफ में ए डालूँगा तो मेरा बी चला जाएगा, बी के ऊपर ए ओवरलैप हो जाएगा। तो अभी ऐसा समझो कि मेरा बी पूरा ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, आधा ट्रांसफ़र हुआ है। 8 बिट में से 6 बिट ही ट्रांसफ़र हुआ है और ये 2 बिट बाकी है। तो क्या होगा कि मिस कम्युनिकेशन होगा, पूरा कम्युनिकेट नहीं होगा, आपका आधा भी ही जाएगा और उसके बाद तुरंत ए चालू हो जाएगा। तो ये ना हो, 2 बिट एक दूसरे के ऊपर, 2 डेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। इसके कारण माइक्रो कंट्रोलर मतलब खुद एक्सपर्ट है, उसने क्या किया है कि जैसे उसने क्या देखा कि बी है तो बी मेरा एस बफ में, जैसे बी टोटली बी में जो भी डेटा है, जो भी 8 बिट है, बी 8 बिट से बना हुआ होगा, बी की कुछ आस्की वैल्यू होगी। आप समझ लो कि बी है तो बी का कुछ उसने 0101 के टर्म में लिखा हुआ होगा, ऐसे कंसीडर कर लो कि बी को उसने ऐसा बनाया है, टोटल 8 बिट। ये सभी के सभी बिट ट्रांसफ़र हो जाने के बाद ही वो ए को अंदर लेगा और ए को ट्रांसफ़र करेगा। तो वो कैसे होगा? तो वो क्या कराए, जंप इफ़ नॉट बीट सेट, वो टी फ्लैग को देखता रहेगा। टी अपना ट्रांसफ़र इंटरप्ट, टोटल सभी डेटा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, टोटल डेटा ट्रांसमिट हो जाने के बाद ये बीट हाई जाता है। और हाई जाता है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि मेरा जो एस बफ में डेटा था वो पूरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं नए डेटा के ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हूँ। मतलब मेरा जो बी था वो बी टोटली ट्रांसफ़र हो गया है, अभी मैं दूसरा ए को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हूँ। तो वो किसके थ्रू पता चलेगा? टी के थ्रू। और टी कौन हाई करवाएगा? टी माइक्रो कंट्रोलर खुद हाई करवाएगा। अभी माइक्रो कंट्रोलर ने खुद हाई किया तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी प्रोग्रामर को उसको क्लियर करना पड़ेगा, बाकी तो वो हाई रहेगा। ये जो हाई माइक्रो कंट्रोलर ने किया उसको प्रोग्रामर ने क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि हाँ भाई बी चला गया, अभी मैं दूसरी बार ए ट्रांसफ़र करूँगा या फिर बी ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पर मेरा कंटिन्यूसली बी ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं दूसरी बार उसको बी ट्रांसफ़र करने के लिए फिर से भेजूँगा। तो एस जम्प L2 यहाँ पर, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे पता चल गया कि तूने एक बार बी डाल दिया है, अभी मैं दूसरी बार भी बी ही डाल रहा हूँ, फिर से भी बी ही डाल रहा हूँ। ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। लेकिन एक्चुअली इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, इसमें जब बी ए ऐसा कुछ ट्रांसफ़र करना हो तब इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले तो बी ट्रांसफ़र हो गया टोटली। बी ट्रांसफ़र होने के बाद टी हाई हुआ, माइक्रो कंट्रोलर ने टी को हाई किया, फिर प्रोग्रामर ने उसको क्लियर कर दिया कि हाँ भाई मुझे पता चल गया कि तूने टोटली एस बफ में जो डेटा था वो टोटली ट्रांसफ़र कर दिया है और अभी मैं नया डेटा भेज रहा हूँ। तो नया मेरा ए है, तो अभी एस बफ में ए जाएगा और कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टोटली एक्चुअली बी ट्रांसफ़र होता जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली एक बार बी पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होते ही, ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होते ही मुझे बी यहाँ पर मिल जाएगा, टोटली बी ट्रांसफ़र होते ही। फिर दूसरी बार भी बी ही मिलेगा। क्यों बी ही मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ए का इंडिकेशन दिया ही नहीं है। मैंने एस बफ में कहाँ ए डाला है? जब मैं एस बफ में ए डालूंगा तब मेरा यहाँ पर जाएगा ना, लेकिन मैंने एस बफ में ए डाला ही नहीं है। वो प्रोग्राम हम बाद में करते हैं, ये बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने कंटिन्यूसली बी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली बी मेरा एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर मुझे मिलेगा और उसके लिए ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम तो बहुत छोटा है, आप रट भी लोगे, लेकिन जो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना हो ना माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, तो उसका बेसिक और उसका लॉजिक समझ लो, फिर आप कुछ भी बना सकते हो। जो आप ये पूरी सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे होगे तो ये मैं आई एम डैम श्योर कि आपको ये इतना प्रोग्राम भी वर्ड टू वर्ड एक इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सिस्टम में क्या हो रहा है, कि ये सब 20H क्यों लिया है, ये E8H ही क्यों लिया है, ये 50 ही क्यों लिया है, ये टी को जंप इफ़ नॉट बी सेट क्यों चेक कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस टी फ्लो को क्यों चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे चेक करना है कि वो हाई हुआ है कि नहीं हुआ है। वो हाई हो रहा है उसका मतलब क्या है कि मेरा बी में जो एस बफ में जो मैंने डेटा डाला था वो सभी डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है और मैं अभी नया डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हूँ, वो दिखाएगा। और वो मैं उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए फिर से क्लियर करता हूँ। तो ये लॉजिक पकड़ो, आप लॉजिक पकड़ो, ये समझो, इसको भूल जाओ, ये सब समझो। ये तो छोटा बच्चा भी बना लेगा जो ये समझ जाएगा। तो
सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इसके बाद थोड़ा और इन डेप्थ जाएगा, ये तो बेसिक था, इसके बाद थोड़ा इन डेप्थ जाएगा और वो वाले वीडियो को भी हम और मजबूत करेंगे कि हम कैसे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और रुको, अभी हम पीसी पे चलते हैं। उसमें आप देखो कि ये सेम टू सेम प्रोग्राम मैंने लिखता हो तो आपको केएल में आउटपुट क्या मिलता है, प्रोटेस में आउटपुट क्या मिलता है। तो अभी वहाँ चलते हैं।